हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस में, जहां पे अपने बात कर रहे हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था दैट हाउ टू मेक द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर द स्पेसिफिक एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, एंड वी आल्सो डील विद द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में बेस भी कुछ कंडीशंस आपको बताया था। क्या क्या रिलेशन बताए थे? साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, tan एंड cot आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, एंड sec और cosec आर द कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। आज की क्लास में बात करते हैं कि सब स्पेसिफिक एंगल्स पे क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं। ये सिंपल एक्सप्रेशंस है जिसमें आपके पास वो देखेंगे अगर एक्सप्रेशन में, तो हर क्वेश्चन में कहीं पे 30 है, कहीं पे 45 है, कहीं पे 60 है, कहीं पे 90 और कहीं पे भी 0 का वैल्यू एक्सप्रेशन में आ सकता है। तो आपको क्या करना है, जो टेबल आपको बनवाया था 0, 30, 45, 60, 90, उस टेबल को अपने सामने खोल के रखिए और आपको क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन में जो गिवन एक्सप्रेशन है वहां पे उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, और सब्स्टिट्यूट करके जैसे नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करते हैं उसी तरीके से आपको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेबल में जो वैल्यूज लिखी है वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। टेबल में जो वैल्यूज लिखी है वो करेक्ट होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, मैं क्वेश्चन वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या लिखा हुआ है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो टेबल आपके पास में है, टेबल से 1 to 1 वैल्यू को पुट करते हैं कि किसमें क्या वैल्यू आएगा। देखिएगा सबसे पहले 2 tan 45 अगर टेबल से आप चेक करते हैं तो tan 45 का वैल्यू आपका 1 होता है, tan स्क्वायर 45 तो 2 मल्टीप्लाई में 1 का होल स्क्वायर प्लस cos 30। टेबल से अगर cos 30 का वैल्यू देखते हैं, पहले साइन का था फिर cos का था, तो cos 30 का वैल्यू जो है अगर आप उसको एक्सप्रेशन में देखते हैं तो cos 30 वैल्यू होता है कितना, √3/2। क्लियर बेटा? cos 30 का टेबल से वैल्यू देखने पे कितना आएगा, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60। तो sin 60 का टेबल से वैल्यू होता है √3/2। तो सारे वैल्यूज को आपने टेबल से सब्स्टिट्यूट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए चलते सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 स्क्वायर 1, √3 स्क्वायर 3, 2 स्क्वायर 4, √3 स्क्वायर 3, 2 स्क्वायर 4। तो फाइनली एक सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो 3/4 से 3/4 का टर्म कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 आंसर आ गया। है सिंपल। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस इस कंडीशन में बहुत सिंपल है, कुछ क्वेश्चंस इस कंडीशन में बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्टी कैसे आएगी वो भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से पता चल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो सिंपल एग्जांपल लिया जिसमें वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया एंड यू गेट योर आंसर। ओके, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो एक्सप्रेशन कहते हैं, देखिए न्यूमरेटर में है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 और डिनोमिनेटर में है sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। आपको सबसे पहले वैल्यूज को सही पुट करने का काम करना है। आइए वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले sin 30, तो sin 30 टेबल से देखा और sin 30 का टेबल से वैल्यू क्या पुट कर दिया, 1/2। क्लियर है? tan 45 का वैल्यू टेबल से क्या पुट कर दिया, 1। tan 45 का टेबल से वैल्यू क्या पुट कर दिया, 1। cosec 60 की अगर बात करें तो cosec 60 का वैल्यू अगर टेबल से पुट करते हैं आप लोग तो वैल्यू आता है 2/√3। ओके स्टूडेंट्स, cosec 60 का टेबल से वैल्यू कितना आता है, 2/√3। डिनोमिनेटर में क्या है, sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 की अगर वैल्यू की बात करें तो देखिए टेबल से अगर वैल्यू पुट करते हैं sec 30 का, तो थोड़ा सा अगर रिकॉल करने की कोशिश करें तो देखिए मैं आपको याद ही करवा सकता हूं कि कैसे। आप सबसे पहले साइन का वैल्यू याद कर लीजिए। साइन का वैल्यू याद करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, अब देखिए साइन से cos का वैल्यू, साइन अपॉन cos करके tan का वैल्यू, फिर cot का, फिर sec का, फिर cosec का, इस तरीके से लिखता है। तो यहां मेरे पास में sec 30, तो sec 30 की वैल्यू कैसे लाते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ cos 30, और cos 30 का वैल्यू किससे आता है, sin 60 से। थोड़ा सा रिलेशन घुमा के है, sec 30 जो होता है वो cos 30 का रेसिप्रोकल होता है और cos 30 जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट किससे आता है, sin 60 से। तो sin 60 कितना होता है, √3/2, तो cos 30 कितना हुआ, √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल sec 30 कितना हुआ, 2/√3। तो देखिए इस तरीके से भी वैल्यूज मैं एक्सप्रेशन में लिख सकता हूं, समझ सकता हूं। वैसे आपके पास में टेबल बना हुआ है तो आपको तो प्रॉब्लम है नहीं, मेरे पास में टेबल नहीं था तो मैंने रिकॉल कैसे किया, मैंने इस तरीके से माइंड में रिकॉल किया, वैल्यू को पुट कर दिया। प्लस cos 60 का वैल्यू sin 30 होता है, दैट इज द हाफ,
प्लस और 45 का वैल्यू 1। देखिए सबसे जरूरी है वैल्यूज को सही पुट करना। अगर आपने ये वैल्यू सही पुट नहीं की, अगर आपने ये वैल्यू सही पुट नहीं की तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना। आइए देखिए स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। न्यूमरेटर में अब देखिए इतना तो सबको पता है कि हाफ प्लस 1 मालूम है ना, हाफ प्लस 1 3/2 कितना होता है, हाफ प्लस 1 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन में 2/√3 प्लस अगेन हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 कितना 3/2। क्लियर। स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। न्यूमरेटर कितना आ गया, एलसीएम पार्ट 2√3, न्यूमरेटर का एलसीएम पार्ट 2√3 आ गया। 2√3 में 2 से 2 कैंसिल होकर क्या आ गया, √3 इंटू 3 3√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल होकर 2 2 जा 4। कुछ बच्चों का एलसीएम में बहुत दिक्कत आती है, ध्यान रखना। ये एक्सप्रेशन हो गया, डिवाइड का साइन लगाया, फिर से एलसीएम में क्या आएगा 2√3 से √3 कैंसिल 2 2 जा 4 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल तो √3 रहा, √3 को 3 से मल्टीप्लाई 3√3। जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा डिनोमिनेटर से 2√3 से 2√3 एक्सप्रेशन कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां से देखिए सॉल्यूशन को कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा। 2√3 से 2√3 टर्म कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में तो कितना है 3√3 माइनस 4 और डिनोमिनेटर में क्या है 4 प्लस 3√3। तो 4 प्लस 3√3 को एक्सप्रेशन में मैं क्या लिख रहा हूं, 4 प्लस 3√3 को एक्सप्रेशन में क्या लिख रहा हूं 3√3 प्लस 4। ओके, 4 प्लस 3√3 को क्या लिख रहा है 3√3 प्लस 4। अब डिनोमिनेटर में जब 3√3 प्लस 4 है तो 9th क्लास से सबको पता है कि डिनोमिनेटर में जो रूट आता है क्या परफॉर्म करता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो बोलिए यहाँ कैलकुलेशन को कंटिन्यू सिंप्लीफाई करने के लिए आपको और मेरे को क्या करना होगा, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन के लिए किस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4। तो न्यूमरेटर पार्ट के अंदर अगर 3√3 माइनस 4 को 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सप्रेशन क्या बनता है 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी में क्या बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में 3√3 माइनस 4 का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर के अंदर a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी का एक्सप्रेशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहां से कंटिन्यू करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या एक्सप्रेशन ओपन करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अपॉन में 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब 3√3 का स्क्वायर कैसे परफॉर्म करते हैं, तो देखिए इधर 3 का स्क्वायर पहले कितना होता है 9, √3 का स्क्वायर 3, यहां से सुनना 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27, और 4 का स्क्वायर बोले कितना 60। तो एक्सप्रेशन के अंदर 3√3 का होल स्क्वायर कितना आया, वापस से वही आएगा वैल्यू 27 बेटा। 4 का स्क्वायर 16, 2 3 जा ढाई बचेगा, तो 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 4 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है, कोई ब्रैकेट थोड़ी है, यहाँ पे तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई में। तो 2 को 3 से किया 6 आ गया, 6 को 4 से किया कितना आ गया 24। 2 को अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं करना है, अलग अलग मल्टीप्लाई तब करते हैं जब दोनों के बीच प्लस या माइनस का साइन होता है। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, साथ में √3, 27 माइनस 16 11 होता है, तो 27 प्लस 16 कितना हुआ 43 हो गया। ऐड करके देख लो चाहो तो 6 प्लस 7 13, 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आया समझ में स्टूडेंट। तो देखिए पहला क्वेश्चन वैल्यूज पुट करने में कितना आसान था, लेकिन यही सेकंड क्वेश्चन वैल्यूज पुट करने में डिफिकल्ट है ना। डिफिकल्ट वैसे नहीं है लेकिन कैलकुलेशन लेंथी है, क्यों, क्योंकि अपॉन में रूट का एक्सप्रेशन आ रहा है, तो आपने दोनों में पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। ये और ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है जब डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं हो, तो कैलकुलेशन कुछ और लेवल पे चला जाता है। 2√3 टर्म कैंसिल हो गया, वैल्यूज को मैंने जानबूझ के पहले प्लस मतलब 3√3 को पहले प्लस में लिखा, फिर 4 को बाद में लिखा, फिर रैशनलाइजेशन कर दिया, आइडेंटिटी लग गया a माइनस बी का स्क्वायर, डिनोमिनेटर a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस तरीके से सारे वैल्यूज को पुट करने पे आपका फाइनल आंसर 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11।
क्लियर है बेटा? ये सारे आपके एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चंस पे ही मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं परफॉर्म करने के लिए, सिंप्लीफाई और द सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो आप लोगों ने स्पेसिफिक एंगल्स के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। तो वापस से बेटा बात वही है कि किसी भी क्वेश्चन को अगर परफॉर्म करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर एक्सप्रेशन क्या है? 5 cos स्क्वायर 60। तो देखिए 5 का तो 5 cos 60 का वैल्यू देखिए मैं कैसे रिकॉल करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो वैल्यू टेबल में है नहीं। मैं कैसे रिकॉल करता हूं कि cos 60 आता है sin 30 से, cos 60 आता है किससे? sin 30 से, और sin 30 का वैल्यू मेरे को याद है 1/2। ये हो गया 5 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा sec 30 है, मेरे को याद नहीं है sec 30 का डायरेक्ट वैल्यू, तो मैं क्या कर रहा हूं, sec 30 किसके रेसिप्रोकल से आता है? cos 30, और cos 30 किससे आता है? sin 60 से। तो sin 60 होता है √3/2, तो sec 30 कितना होगा? 2/√3 और इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1045 होता है sin 45 अपॉन cos 45। दोनों वैल्यूज को डिवाइड करते हैं 1/√2 1/√2, तो वैल्यू कितना आ जाता है 1। आगे न्यूमरेटर के सारे वैल्यूज, डिनोमिनेटर के अंदर sin 30 सबको याद होता ही है, नहीं याद है तो टेबल आपके पास में है 1/2 का होल स्क्वायर, और cos 30 किससे आएगा? sin 60 से। cos 30 का वैल्यू कितना आता है? √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? सारे वैल्यूज को आपने सब्स्टिट्यूट किया। आइए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन पार्ट। 5 का 5, 1/2 का स्क्वायर कितना हुआ? 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4, √3 का स्क्वायर कितना आ गया? 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, अपॉन में चलते हैं 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर 3/4। देखिए यहां से कैलकुलेशन में 5 इंटू 1 5 इंटू 1 5/4, 4 4 जा 16/3, 4 4 जा वैल्यू कितना आ गया? 16/3 माइनस 1 अपॉन में 1/4 प्लस 3/4 को अगर सॉल्व करना है तो एलसीएम क्या आएगा? 4, 4 से 4 डिवाइड होके कैंसिल होके कितना आ गया? 1। अब यहाँ पे बताओ 4 से 4 फिर कैंसिल हो गया, 4 से 4 का डिवाइड कैंसिल हो गया, 1 इंटू 3 3। आ रहा है समझ में बेटा? तो इस तरीके से आपको पहले स्टेप्स में वैल्यूज पुट करना है, सेकंड स्टेप में स्क्वायर सॉल्व करना है, वैल्यूज का मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर में तो एलसीएम आ गया, अब बात करते हैं न्यूमरेटर के एलसीएम की। तो देखिए यहाँ पे 1 के अपॉन में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या हो गया 1। तो 4 3 और 1, 4 3 और 1 का एलसीएम न्यूमरेटर के अंदर एलसीएम पार्ट कितना आ गया? 12 आ गया। 4 3 और 1 का एलसीएम 12, 12 को 4 से डिवाइड किया 3 आएगा, 3 5 जा 3 को 5 से मल्टीप्लाई 15 प्लस 12 में 3 से डिवाइड किया 4, 12 में 3 से डिवाइड किया 4, 16 4 जा 64। ये बेटा फिर यहाँ पे कितना है? 1 है, 1 में 12 से डिवाइड किया 12, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वापस से 12 अपॉन में देखिए इधर 1 प्लस 3 4, क्या एक्सप्रेशन बन गया? 4/4, जो कि कैंसिल होकर कितना आ गया? मतलब न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है ये पूरा एक फ्रैक्शन है, इस पूरे एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में वैल्यू 4 से 4 कैंसिल होकर क्या बन गया? 1। उसका कोई 1 का मीनिंग ही नहीं है। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो उसका लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो देखिए फाइनल एक्सप्रेशन में क्या बना? 15 प्लस 64 माइनस 12/12। इस पूरे के डिनोमिनेटर में जो 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं। न्यूमरेटर को सॉल्व कर लीजिए। देखिए डायरेक्ट अगर करना चाहे तो पहले प्लस प्लस को सॉल्व कर लीजिए। 5 + 4 9, 6 + 1 7 माइनस 12/12, 9 - 2 7, 7 - 1 6। So what answer you will got? 67/12। समझ में आएगा स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से एक्सरसाइज के अंदर जब क्वेश्चंस आते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन पे काम करना है। और सिंप्लीफिकेशंस का काम वही स्टूडेंट्स कर सकता है जिसको ब्रैकेट सॉल्व करना आता हो, जिसको एलसीएम लेना आता हो, जिसको प्रॉपर्टी में स्क्वायर सॉल्व करना आता हो, उसके बाद आपका फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के प्रॉपर्टीज का यूज होता है।
अब देखिए, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही पार्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन को परफॉर्म करने के लिए आपको इस प्रॉपर्टी को ध्यान देना होगा। जैसे आपसे मैं बात करता हूं cos A इज इक्वल टू cos B, मैंने आपको कराया भी था और आपसे बोला था कि ये एज अ क्वेश्चन और ये एज अ प्रॉपर्टी दोनों तरीके से काम आता है, ध्यान रखना। एज अ क्वेश्चन और एज अ प्रॉपर्टी दोनों तरीके से काम आता है। क्या एक्सप्रेशन cos A इज इक्वल टू cos B, तो cos A और cos B का अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में इक्वल है, ध्यान रखिएगा किसी भी कंडीशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इक्वल है इफ, देन ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास में क्या इक्वल होगा, एंगल्स A इज इक्वल टू एंगल B। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ध्यान से सुन लेना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपका तभी इक्वल वैल्यू में आ सकता है जब उनके एंगल्स वैल्यूज क्या हो, इक्वल। अगर इनके एंगल्स वैल्यूज इक्वल नहीं है, अगर इनके एंगल्स वैल्यूज इक्वल नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी इक्वल नहीं होगा। अगर इनके एंगल्स वैल्यूज इक्वल नहीं है तो इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यूज भी इक्वल नहीं होंगी। क्लियर है ये बात? ये कंडीशंस आपको फॉलो करना है। इफ cos A is equal to cos B, then angle A equal to angle B। क्लियर है बात? तो अब देखिए बेटा इस फोर्थ क्वेश्चन पे, तो अब इस क्वेश्चन में कैसे करना है, किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन में आपको दो कंडीशन दे रखी है, एक दे रखा है tan A plus B के लिए, एक दे रखा है tan A minus B के लिए, ठीक है। और A और B की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, A एंड B आपको फाइंड आउट करना है। आपको बताना है कि A वैल्यू कितना है और B वैल्यू कितना है, और आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं, गिवन पे। तो गिवन कंडीशन क्या है क्वेश्चन का, गिवन कंडीशन है मेरे पास में tan A plus B is equal to √3, ठीक है बेटा, tan A plus B is equal to √3। आपको क्या काम करना है, आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे जाइए और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे जाके मेरे को ये बताइए कि tan A plus B जो है, आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे जाइए और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देख के ये बताइए कि tan के अंदर √3, tan के अंदर √3 वैल्यू किस एंगल पे है क्या किसी एंगल पे? फटाफट से चेक करके बताइए, tan के अंदर √3 वैल्यू किसी एंगल पे है क्या? तो चेक करने में आपको समझ में आएगा कि हाँ सर है। तो आपने क्या लिखा, tan A plus B और √3 का वैल्यू tan में किस पे है, तो आपने चेक किया और आपको मिल गया कि सर वो tan 60 डिग्री पे है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली 60 डिग्री लिख देते हैं। √3 60 डिग्री नहीं है, √3 tan के अंदर, ध्यान रखना। अब कई बच्चे कहते हैं सर tan ही क्यों, कॉट में भी तो है। LHS में क्या है बेटा, tan है ना, तो आपको tan के टर्म्स में ही लिखना है, ये ध्यान रखना। हर एक पॉइंट पे बात करना जरूरी है कि LHS में अगर tan का टर्म है तो RHS में भी tan के एक्सप्रेशन में ही लिखना है। तो वो tan के एक्सप्रेशन में वैल्यू क्या बनेगा, tan 60 बन जाएगा। tan के एक्सप्रेशन में वैल्यू क्या बन जाएगा, tan 60 बनेगा, ये ध्यान रखना। तो tan A plus B equal to tan 60। समझ में आया? देखिए यहां से रिलेट करता हूं, दोनों तरफ के अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में अगर इक्वल टू का साइन है तो इसको इक्वल होने का हक तभी है जब कंडीशन में एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कंडीशन में अगर एंगल इक्वल होंगे तो देयरफॉर करके क्या रिलेशन आएगा, A plus B is equal to 60, इक्वेशन नंबर 1। कोई कंफ्यूजन? ध्यान रखना, कोई ये मत कहेगा कि tan से tan कट कर दो, कट नहीं होता, ये कोई प्रोडक्ट थोड़ी है, वेरिएबल्स का काम थोड़ी कर रहे हैं कि tan से tan कट हो गया और A plus B इक्वल टू, नहीं, वैल्यूज कंपैरिजन है। और वो तभी पॉसिबल है कि tan और tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आपस में इक्वल है तो इसके इक्वल होने के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज है, व्हेन देयर रेस्पेक्टिव एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे एंगल का एक्सप्रेशन A plus B है, यहाँ पे एंगल का वैल्यू 60 है। एंड दूसरा पॉइंट अप्लाई करते हैं, दूसरे कंडीशन में मेरे पास में क्वेश्चन में है tan A minus B is equal to 1 by √3। फिर से वही वर्क आपको रिपीट करना है। फिर से मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि LHS में अगर tan है तो आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे जाइए और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाके मेरे को ये बताइए कि 1 by √3 का tan में है क्या। तो टेबल पे देखने पे आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा कि 1 by √3 tan के अंदर 1 by √3 tan के कॉलम में सर tan 30 डिग्री के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, 1 by √3 की वैल्यू को किससे चेंज कर दिया। सर ऐसा क्यों, LHS में क्या है, बोल क्या है बराबर से tan है, तो LHS में अगर tan है तो RHS में भी tan लाना होगा, और tan लाने के लिए 1 by √3 tan के किस वैल्यू के साथ है, tan 30। अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर ऐसा कोई वैल्यू हुआ ही नहीं, बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर क्वेश्चन tan का है LHS में और किसी एंगल पे काम करना है कैलकुलेट करने पे, तो इक्वल टू में वो ही वैल्यू होगा
जिसमें क्वेश्चन डिपेंडेंसी रखेगा, इक्वल टू में वो ही वैल्यू होगा जिसमें क्वेश्चन में टेबल में वैल्यू होगा, चाहे वो 30 का हो, चाहे 45 का हो, चाहे 60 का हो, चाहे 90 का हो, ध्यान रखिएगा। तो 10a माइनस बी इक्वल टू 1030, तो एक्सप्रेशन के अंदर a माइनस बी इज इक्वल टू 30, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मेरे को a और b को फाइंड आउट करना है। बेसिकली मैं अगर एज अ मैथमेटिक्स परफॉर्म करूं, मेरे सबको पता है एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मेरे को a और b के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो a और b के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जैसे ही एडिशन पे काम करेंगे, b प्लस का और b माइनस का, प्लस का b और माइनस का b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एडिशन में प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a कितना आ गया 2a, और 60 प्लस 30 कितना हो गया 90, तो a का वैल्यू कितना हुआ 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45। 2a इज इक्वल टू 90, 2a इज इक्वल टू 90 होने पे a का वैल्यू कितना हो गया 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45। क्लियर है। और व्हाट, अब अपने को क्या करना है, a इज इक्वल टू 45 और a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर 1। इसी में भी पुट कर सकते हैं, तो मैंने a वैल्यू 45 को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो यहां देखें a वैल्यू 45 को इक्वेशन 1 में पुट करने पे 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, दैट इज b इज इक्वल टू 50। आया समझ बेटा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछेगा, वैल्यूज ऑफ a एंड वैल्यूज ऑफ b। कितना सिंपल तरीके से क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन बताया गया आपको कि कोई भी वैल्यूज दे रखा है, LHS में 10 है, उसको कंपैरिजन 10 से ही करना है, LHS में साइन है, कंपैरिजन साइन से करना है, LHS में कॉस है, कंपैरिजन कॉस में करना है। और वो वैल्यू डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देगा जिसके एक्सप्रेशन से आप साइन से, कॉस से, टेन से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आप उसको लिखेंगे, दोनों तरफ 10 है, कंपैरिजन तभी इक्वल हो पाएगा जब a प्लस b कितना होगा 60, फिर आपने कंपैरिजन किया, ये तभी इक्वल हो पाएगा जब a माइनस b कितना होगा 30। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ऐड करके a का वैल्यू 45 और a वैल्यू 45 पुट करने पे b वैल्यू 50। So by this process we can find the values of a and values of b। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं, तो किस तरीके से उनके एंगल्स का कंपैरिजन होता है वो मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आपको काम करना। छोटे से एक दो एग्जांपल और लेते हैं समझाने के लिए। जैसे सपोज दैट अगर मैं क्वेश्चन इस तरीके से लिखता हूं, क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से, साइन, अब मैंने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन लिए, साइन 2a इज इक्वल टू, यहां से देखिएगा मैंने लिखा साइन 2a इज इक्वल टू 1। साइन 2a का वैल्यू 1 से इक्वल रिप्रेजेंट कर दिया और क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछ लिया फाइंड a। यहां से देखना क्वेश्चन को, साइन 2a क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 के इक्वल है और आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखिए सिंस जो गिवन कंडीशन है पहले उसको लिखा, साइन 2a इज इक्वल टू 1, और गिवन प्रोसेस के अकॉर्डिंग सबसे पहले स्टूडेंट ने क्या किया, उसने ये कहा कि सर 1 वैल्यू साइन के अंदर 90 डिग्री के अंदर होता है। उसने टेबल को देखा और टेबल को देख के उसको क्या डिसीजन देखने को मिला, क्या ऑब्जर्वेशन आया कि 1 वैल्यू साइन में 90 डिग्री के लिए होता है, 1 वैल्यू साइन में 90 डिग्री के लिए। तो उसने क्या किया, 1 की जगह साइन 90 पुट कर दिया। अब साइन 2a इक्वल टू साइन 90 अगर है, तो अगर यहाँ पे कंपैरिजन आप करते हैं तो 2a इज इक्वल टू 90 एंड a इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 कितना आ गया 45। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 45। समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में आपको वैल्यूज कंपेयर करना है और जो भी आपका एंगल वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना। क्लियर बेटा। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट पे कैसे काम करते हैं। देखना क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट, अभी तो वैल्यूज दे रखा था, अभी तो आपके पास में क्या था 30, 45, 60, 90। अब 30, 45, 60, 90 नहीं होंगे। अब वैल्यूज क्वेश्चन में कैसे हैं, कुछ इस तरीके से। इधर देखिएगा बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा है साइन 20 अपॉन कॉस 70। यहां से क्वेश्चन को समझना कि कैसे करना है। साइन 20 अपॉन कॉस 70 अगर क्वेश्चन लिख रहा है और क्वेश्चन कह रहा है इसको सिंप्लीफाई कर, तो सिंप्लीफाई करने का सबसे बेसिक जो हिंट है वो ये है कि न्यूमरेटर में जो एंगल है और डिनोमिनेटर में जो एंगल है, ये एंगल वैल्यू जिस तरीके से है जिनका सम आपका 90 बन रहा है। गिवन क्वेश्चन में आपको हमेशा उन एंगल स्क्वायर को आइडेंटिफाई करना है जिनका सम
90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि आपको क्या बताया गया था, if sum of the two angle is 90 degree then the angles are called complementary angles. तो 20 और 70 वो एंगल्स के वैल्यूज है जिनका सम कितना होता है, 90 होता है। 20 डिग्री और 70 डिग्री वो एंगल्स के वैल्यूज है जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है सबको? 20 डिग्री 70 डिग्री वो एंगल्स का वैल्यूज है जिनका सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। क्लियर? तो दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है तब अपने क्या काम करते हैं, साइन 20 अपॉन कॉस 70, 20 प्लस 70 90 हो रहा है। अब देखिए दोनों का सम जब 90 हो रहा है तो आपको करना क्या है, आपको दोनों में से किसी एक एंगल को दूसरे के फॉर्म में चेंज करना है। आप या तो 20 को 70 में चेंज कीजिए और या 70 को 20 में चेंज कीजिए। देखिए यहां पे मैं प्रॉपर्टी क्या यूज कर रहा हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। यहां से समझना, मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, साइन थीटा को मैं चेंज करके लिख रहा हूं किसमें, कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहां से देखिएगा ये प्रॉपर्टी तो होता ही आपके पास में सेंस, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस, तो साइन थीटा, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना है 20 अपॉन में क्या है कॉस 70। अब आप मेरे को ये बताइए कि 90 माइनस 20 कितना होता है, तो आप कहेंगे 70 कॉस 70 अपॉन कॉस 70। ध्यान रखिएगा 70 से 70 कट नहीं हो रहा है, कंप्लीट cos 70 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। आंसर क्या आ गया बेटा, 1। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे देखिए टेबल से तो वैल्यू था नहीं आपके पास में, तो टेबल से वैल्यू नहीं था तो पहले आइडेंटिफाई किया कि हाँ 20 प्लस 70 कितना होता है, 90 किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को। तो जैसे ही ये कंफर्म हुआ कि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट पेयर्स है, तो तुरंत से माइंड में आइडिया क्या आया कि साइन थीटा को चेंज कर देते हैं cos 90 माइनस थीटा से। अब कई बच्चे कहते हैं नहीं सर और करके देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर cos थीटा को अगर चेंज करें तो cos थीटा को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, sin 90 माइनस थीटा, ये लिखेंगे। तो उसने क्या किया, इस बार न्यूमरेटर को सेम रख दिया, तो मैंने ठीक है उसके कहने के अकॉर्डिंग sin 20 को सेम रखा। अब cos थीटा को क्या लिखूंगा, sin 90 माइनस 70। कितना होता है 90 माइनस 70, आप बताओ सर। 90 माइनस 70 तो 20 होता है, तो न्यूमरेटर में sin 20, डिनोमिनेटर में भी sin 20, sin 20 से sin 20 कट हो गया, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री पे बेस्ड क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ध्यान रखना जब एंगल्स दे रखे होंगे तो उन एंगल्स का सम 90 होगा और उन एंगल्स के सम में 90 में आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है। एक और क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में। क्वेश्चन देखिए कॉम्प्लीमेंट पे कैसे काम करते हैं, सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन में आ गया आपके पास में क्या, tan 10 डिग्री, ठीक है, tan 20 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 80 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, ध्यान रखना। ये सारे tan के वैल्यूज आपको दे रखे हैं अलग अलग एंगल्स के साथ, 10, 20, 60, 70, 80, और ये सब कंटिन्यू एक साथ लिखे हुए हैं। तो एक साथ अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, इसका मतलब वो प्रोडक्ट फॉर्म में, किस फॉर्म में बेटा, प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर है, ये माइंड में क्लियर रखिएगा। तो ये अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है 10, 10, 10, 20, 10, 60, 10, 70, 10, 80, तो इसमें देखिए क्लियर सी बात एक समझ में आती है कि 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री का जो वैल्यू है वो 90 बन रहा है, और 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री का जो वैल्यू है वो भी बन रहा है 90। क्लियर है? और इंडिविजुअल जो 1060 बच रहा है, तो 1060 तो टेबल में वैल्यू होता है ना आपके पास में, 1060 का वैल्यू टेबल में है कि नहीं है, √3 है ना 1060 का वैल्यू। तो 10 प्लस 80 90 है और 20 प्लस 70 90 है, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 10 और 80 कॉम्प्लीमेंट है और 20 और 70 भी कॉम्प्लीमेंट है। तो आइडेंटिटी कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, tan थीटा किस में चेंज होता है, cot 90 माइनस थीटा में। कॉम्प्लीमेंट के रिलेशन से tan थीटा को किस में चेंज करते हैं, cot 90 माइनस थीटा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स है ना, उन दोनों में से एट ए टाइम एक को ही चेंज करना है। ये पिछले क्वेश्चन में बताया था और इस क्वेश्चन में वापस इस बात को रिपीट कर रहा हूं, टू वैल्यूज में से एट ए टाइम एक एंगल के वैल्यू को ही चेंज करना है, दूसरे वैल्यू को चेंज नहीं करना। क्लियर? तो देखिए किसी एक एंगल पे चेंज करते हैं, तो tan 10 डिग्री को मैं क्या लिख रहा हूं, cot 90 माइनस 10। ऐसा किस बेसिस पे लिखा गया, tan थीटा, उसको मैंने क्या लिखा, cot 90 माइनस थीटा। फिर tan 20 है, तो इस tan 20 को फिर मैंने क्या लिखा, cot 90 माइनस थीटा। tan 60, इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि tan 60 का टेबल से वैल्यू होता है। 70 के लिए आप 20 को चेंज कर चुके हो,
तो एट ए टाइम एक ही कॉम्प्लीमेंट चेंज होगा। 80 के लिए आपने 10 को चेंज कर दिया तो एट ए टाइम एक ही कॉम्प्लीमेंट चेंज होगा। क्लियर? 90 माइनस 10, बहुत सिंपल तरीके से करवा रहा हूं, ध्यान रखना। 90 माइनस 10 80, 90 माइनस 20 cot 70, साथ में क्या है 10 60, 10 70, 10 80। अब एक्सप्रेशन वैल्यू तो 70 और 80 का भी नहीं है, अब क्या करेंगे? तो 10 60 का तो वैल्यू है, तो अब क्या करेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। बताया था ना ये रिलेशन रेसिप्रोकल का। यहाँ पे तो देखिए एंगल का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे थीटा सेम है और रेसिप्रोकल हो रहा है। tan थीटा 1 अपॉन cot थीटा। तो क्या कर रहे हैं देखिएगा, cot 80 सेम है, cot 70 सेम है, tan 60 का tan 60 लिख दिया एक बार, ठीक है। इसकी वैल्यू को लास्ट में पुट कर देंगे। tan 70 को लिखा 1 अपॉन cot 70 और tan 80 को लिखा 1 अपॉन cot 80। कोई प्रॉब्लम किसी को? tan थीटा को 1 अपॉन cot थीटा, तो cot 80 से cot 80 कैंसिल हो गया, cot 70 से cot 70 कैंसिल हो गया, तो फाइनली वैल्यू में सिर्फ क्या रहा? tan 60। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से tan 60 का आंसर कितना होता है? √3। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? √3। तो देखिए बेटा, ये कुछ क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द some specific angles 30, 45, 60, 90, 0 degree and questions based on the complementary angles। ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में भी अपने बात करेंगे इन्हीं फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। फिर अपने स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। तब तक अच्छे से वापस से सारे पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम्स है जरूर बताइए। अच्छे से वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट तरीके से आपको स्टडी करवाया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। अच्छे से अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।